गुड मॉर्निंग गाइज। आज की जो है अपनी क्लास रहने वाली है कंप्लीट लिटरेचर के ऊपर। अपन क्या आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जितना भी लिटरेचर है कवर करने की कोशिश करेंगे इस एक क्लास के थ्रू, ताकि आपको मोटा मोटा रिवीजन हो सके और चीज़ें मेमोरी में बनी रहें। ठीक है ना। तो इसको जो है मैक्सिमम यूज़ कैसे ले सकते हो आप इस क्लास का, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं। देखो, आपको ये क्लास देखनी है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स क्यों देखनी है? एक तो आज देखोगे, आज आप इसको इसी टाइम पे मतलब टुडे जब भी आप इसको देख रहे हो, और सेकंड टाइम ये देखनी है आपको एग्ज़ाम डे के दिन। एग्ज़ाम डे के दिन क्यों देखनी है? ताकि ये आपको रिकॉल हो सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए मैं खुद कह रहा हूँ कि इसको 2 बार देखें। क्योंकि एक तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की जो है कोशिश की है। देखो, ये 15 पोएम्स, 6 एसेज, 2 नॉवेल्स, 2 ड्रामाज, सारा हम कवर करेंगे इसी में। तो इसलिए आपको इसको एग्ज़ाम डे देख के जाना है। थोड़ी सी फास्ट चलेंगे अपन इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरेचर है तो उसको कवर करने में। देखो, इसको कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। ये पहले 10 पोएम्स हैं जो इंग्लिश राइटर्स की हैं, और इसमें एक चिली का पोएट भी ले लिया है मैंने, पैब्लो नेरूदा। और एक ये 5 इम्पोर्टेंट पोएम्स वो हैं जो अपनी इंडियन राइटर्स की लगती हैं सिलेबस में। और ये 6 इम्पोर्टेंट जो है एसेज हैं अपने, सारे के सारे ऐसे भी ले लिए मैंने। और ये 2 नॉवल हो गए अपने, और ये 2 ड्रामा हो गए। इस तरीके से जो है अपनी आज की क्लास रहने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए अपनी क्लास। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं अपन। ये सेकंड ईयर नहीं है, ये सेकंड ग्रेड है, क्योंकि आप वरिष्ठ अध्यापक जो है बनने वाले हो। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड लिटरेचर। ओके, तो इसमें क्या क्या है शुरू करते हैं अपन। पहली पोएम है अपनी सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। इसमें क्या था, मैं देखो इसको भी पढ़ूंगा और पोएम के बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा सा लिखूंगा नहीं मैं ज़्यादा बातें, क्योंकि लिखने में टाइम कंज्यूम होता है। ये सोनेट है, बिल्कुल ये सोनेट है। और इसमें क्या है, ये शेक्सपियर की है। 1609 में टॉमस थॉर्पे नाम का आदमी था जिसने इसकी सीक्वेंस को, मतलब सोनेट को जो है पब्लिश करवाया था। 154 सोनेट्स हैं शेक्सपियर की। 1 से लेके 127 तक जो है अपने फ्रेंड को डेडिकेट करी हैं, और 128 के बाद 154 तक डार्क लेडी को करी हैं। जब मैंने शेक्सपियर की ये सोनेट पढ़ाई हुई है मेरी, तो मैंने पूरी डिटेल में चर्चा करी है, वो जाके आप देख सकते हो। शेक्सपियर सोनेट 1609। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये है टॉमस थॉर्पे लाया था। नंबर ऑफ लाइन्स 14 है, नंबर ऑफ स्टेंजास 3 क्वार्टेंस हैं और 1 कपलेट है। थॉट ऑफ आइडिया कैसे चलता है? थॉट ऑफ आइडिया ऐसे चलता है कि मतलब उसमें क्या होता है कि 3 क्वार्टेन तक तो वो जो है अपने दुखों के बारे में बताता रहता है कि मुझे ये दुख था, मैं ये प्राप्त करना चाहता था, ये मुझे नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला है जीवन में। लेकिन जब 1 कपलेट आता है, कंक्लूडिंग जो कपलेट है, उसमें वो क्या करता है, अपने फ्रेंड को, फ्रेंडशिप एज रिडेम्पशन, इसकी अगर थीम की मैं बात करूँ तो क्या है फ्रेंडशिप एज रेडम्पशन, या फिर जो है ये रहा पावर ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी वाली बात है। द लवर्स एबिलिटी टू फाइंड जॉय एंड रिकलेक्शन। ठीक है, रिटर्न ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, बिल्कुल एलिजाबेथन एरा का आदमी है जो ये अपना शेक्सपियर है। और मेमोरी ऑफ फ्रेंड, ये बात याद रखनी है आपको, आयम्बिक पेंटामीटर में है ये इसमें लिख नहीं रहा है क्या, नंबर ऑफ लाइन। और देखो सोनेट तो होती है आयम्बिक पेंटामीटर में, राइम स्कीम ये रही इसकी, अब्बा अब्बा सड़े सड़े, मतलब अब्बा अब्बा सीढ़ी सीढ़ी जो है इसकी राइम स्कीम में। ठीक है, दूसरी पोएम है अपनी द सनराइजिंग। ठीक है, ये पब्लिश होती है 1633 में, मेटाफिजिकल जो है पोएम है ये। और ये कितनी लाइन की है, ये गलत दे रखा है इसने सनराइजिंग में। ये है 10 लाइन के 3 स्टेंजाज हैं, 10 गुणा 3 तो 30 लाइन की ये पोएम है अपनी। ठीक है, और राइम स्कीम इरेगुलर है, बिल्कुल कोई मतलब एक फिक्स राइम स्कीम है नहीं। और ये क्या है, ओबेड है। ओबेड जानते हो, मॉर्निंग टाइम की जो पोएम होती है वो ओबेड है, या मेटाफिजिकल पोएम के साथ ओबेड भी लिख सकते हो आप। और लवर्स पावर ओवर नेचर एंड टाइम, बिल्कुल इसमें क्या दिखाया गया है, सुप्रीमेसी ऑफ लव दिखाया गया है, कि वो अपने प्रेम के आगे किसी को कुछ नहीं मानता है। देखो, एक तो ये सीक्वेंस में लगाई है मैंने, है ना, इसी क्रम में आपको याद भी रखनी है। पहले 1609 वाली, फिर 33, फिर 45, फिर 87, फिर 1805, फिर 1819, फिर 55, 42, 1915 और ये 1950, जो कुछ भी जिस तरीके से आई है मैंने इनको सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करी है। जहाँ भी कोई चीज़ में मिस्टेक होगी वहाँ मैं करेक्शन करवा दूंगा इसमें। ठीक है, अ विटी आर्गुमेंट इन प्रेज ऑफ द विलव्ड, टिपिकल ऑफ वही है कि सन आ जाता है, सन को बोलता है कि यू अनफोल्ड अनरूली सन, और तुम्हें नहीं पता है कि तुमने हमें आके डिस्टर्ब कर दिया है, और तुम्हारा तो काम है, तुम जाओ उन किसानों के पास जाओ, उन बच्चों के पास जाओ जो स्कूल जाते हैं, जो लेट हो रहे हैं, उनके पास जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और ना ही मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लव दिखाई गई है कि लव के सामने सब हल्के हैं। ठीक है, 1609 में स्वीट साइलेंट थॉट आ गई, 1633 में सनराइजिंग आ गई। फिर आती है अपनी ये 23rd बर्थडे है, ऑन इज हैविंग अराइव्ड, इस तरीके से इसका नाम है, ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23rd, इस तरीके से। ठीक है, और सोनेट नंबर 7 है, ये मिल्टन की। मिल्टन जो है 1608 से 1674 रहा था, अगर मैं मिल्टन की बात करूँ तो। ठीक है, ये सोनेट है। ठीक है,
और इसमें क्या है, ये पेट्राकन सनेट है, बिल्कुल पेट्राकन सनेट है। कहाँ गए? पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, हाँ पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन में आई थी ये 1645 में। इसमें और भी पोएम्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें 15 पोएम हैं, 10 इंग्लिश की हैं, 5 लैटिन की हैं, लेकिन हमें इससे मतलब है बस कि ये आई थी पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन में आई थी जो है, ठीक है। और ये इसकी राइम स्कीम है, अब्बा अब्बा कर सकते हो आप इसको। और CDE और DCE इस तरीके से है, ये थोड़ा सा इसमें मतलब अलग है। यहाँ पे CDE ऐसे है, ये मैं बताऊँ, अब्बा अब्बा तो ठीक है, लेकिन इसमें वेरिएशन आ जाता है, CDE है और फिर DCE है, ठीक है। CDE और DCE इस तरीके से है। सेपरेशन एंड लॉन्जाइनस ऑफ द पेन ऑफ एब्सेंस, इस तरह की कोई बात नहीं है इसमें। ये बात है कि ये चिंतित है जो है, इसकी समस्या ये है कि ये 23 साल का हो गया और इसने कुछ भी मतलब ऐसा अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है। और ये 1631-32 में लिखी गई थी, 1645 में ये पब्लिश हुई है। और इसने ये लिखी है अपने वहाँ पे जो है, ये अपने फादर के वहाँ था, फादर के फार्म हाउस पे, मान लो फादर की कोई इसकी वो थी जगह, वहाँ पे ये क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं इसको, स्वयं को प्रिपेयर कर रहा होता है कॉलेज करने के बाद, तो उस दौरान इसने इसका जो है निर्माण करा है, मतलब कंपोज की है ये, ठीक है। और इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं है। ऑक्टेव में तो वो अपनी एंजाइटी या प्रॉब्लम दिखाता है, जिसमें वो लैक ऑफ अचीवमेंट दिखाता है कि वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। सेस्टेट में जो है रिजोल्यूशन है, और कि ये क्या है, इसमें फेथ एंड एक्सेप्शंस ऑफ गॉड्स प्लान की, गॉड प्लान बता देता है कि भैया प्रभु इच्छा है, ठीक है। जब प्रभु की इच्छा होगी तब मुझको कुछ मिलेगा, मिलना होगा तो नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसी सी बातें ये करता है। अपनी पोएम है अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, अगली ये ड्राइडन की पोएम है, ठीक है। ड्राइडन 1631 से 1700 रहा था जो है। अगर मैं बात करूँ ड्राइडन की तो ये ओड कैटेगरी की है, ठीक है। 1687 में जो है ये लंदन फेस्टिवल था जो है सेंट सिसिलियाज डे का, उस टाइम पे लिखी गई थी। अगर मैं सिसिलिया डे की बात करूँ तो ये आता है 22 नवंबर को, ठीक है। और अगर मैं थोड़ी और आगे बात करता हूँ तो इसमें क्या है कि इसमें जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को दिखाया गया है, ठीक है। और ड्राइडन की एक और पोएम है 1697 में जो आती है, उसकी बात मैं नहीं करूँगा, द पावर ऑफ म्यूजिक या अलेक्जेंडर्स फीस्ट करके इसके नाम है। और अगर मैं इस पोएम के बारे में क्या है, इसमें राइम स्कीम रेगुलर है, नंबर ऑफ लाइन्स 55 है, नंबर ऑफ स्टेंजा 3 है। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें स्टेंजा हैं जो है 7 स्टेंजा हैं इसमें, ये गलत दे रखा है इसमें, 7 स्टेंजा हैं इसमें। और सारे के सारे मतलब इरेगुलर है पूरा मामला इसमें, कि लाइन्स का जो है, अगर आप इसकी वो देखना चाहते हो मतलब लाइन अलग अलग वेरी करती हैं, कि जैसे पहले स्टेंजा में मतलब 15 9 8 4 5 6 7 9 इस तरीके से चलती हैं, अलग अलग लाइन्स हैं, ठीक है। टोटल ये 63 लाइन्स की होती है, 63 लाइन्स की ये 7 स्टेंजाज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब 9 लाइन का एक स्टेंजा नहीं है, स्टेंजा वेरी करते हैं, ठीक है। और प्लस ग्रैंड कोरस भी है इसमें 7 स्टेंजा के अलावा, और 9 लाइन का। तो इस तरीके से इसमें टोटल 63 लाइन्स होती हैं, मैंने बता दिया आपको। देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये गलत लिख रखा है इसने 63, ये कौन सा कलर आ गया भाई, 63 लाइन्स हैं, 7 स्टेंजाज हैं, प्लस एक ग्रैंड कोरस भी है, जिसमें वो पहले म्यूजिक से जो है ब्रह्मांड का निर्माण बताएगा, उसके बाद म्यूजिक से ही उसको ख़त्म भी कर देगा, ठीक है। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपको म्यूज़िक के वो याद होने चाहिए, मैंने ये करवाई हुई है पोएम, कि म्यूज़िक के आपको वो पता होने चाहिए किस म्यूज़िक से कौन सा इमोशन रेज होता है, कौन सा डाउन होता है, कौन सा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। तो सेलिब्रेट्स म्यूजिक एज द नोबलेस्ट एंड रिटन इन ऑनर्स ऑफ सेंट सिसिलियाज पैटर्नेस ऑफ म्यूजिक, बिल्कुल सेंट सिसिलिया के डे पर ये आया था 22 नवंबर में, मैंने बता दिया। 4 पोएम में करवा चुका हूँ, देखो ये स्वीट साइलेंट थॉट 1609 में आई, सनराइजिंग 33 में आई थी, ये आई 1645 में, सेंट ये 1687 में आई, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। द सॉलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, बिल्कुल। और जो है ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऐसा है सॉलिटरी रीपर में कि देखो पहले तो वर्ड्सवर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 1770 से 1850 है, मोटी मोटी अगर मैं बात करूँ तो ये रोमांटिक एज का आदमी है, और रोमांटिक एज को अपन इतना ही मान लेते हैं जितना वर्ड्सवर्थ है, मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो। वैसे तो बहुत उसमें बारीकी में चले जाते हैं अपन, ठीक है। और ये नेचर का जो है पोएट था। और लिरिकल बैलेट्स में ये कब आई है, ये देखो 1807 में आई थी, ये गलत लिख रखा है इसने, 1807 में ये जो है आई थी। और इसमें 4 ऑक्टेव्स हैं, 8 लाइन का स्टेंजा है, तो ये 32 लाइन की जो है पोएम बनती है आपकी, टोटल 32 लाइन्स की। देखो मैं कह रहा हूँ इसके भरोसे मत रहना आप इसमें जो है करेक्शन कर लेना, नहीं तो आप एक पेज लो और जो जो मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे उसको एक नोट करके अपने जो है जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे आप चिपका दो इसको, ठीक है। रोजाना देखो थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाएगा। अगर क्रोनोलॉजिकल भी आपसे पोएम्स पूछता है कि कौन सी पोएम कब आई, तब भी आप इनको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये 32 लाइन की है, 8 गुणा 4, ठीक है।
8 लाइन का जो है 4 स्टेंजा हैं 8 लाइन की, ठीक है। तो राइम स्कीम जो है इसमें वेरी करती है थोड़ी सी, तो इतना ध्यान नहीं देंगे अपन राइम स्कीम की तरफ, क्योंकि इसमें पहले और चौथे स्टेंजा की सेम है और दूसरे और तीसरे स्टेंजा की सेम है, ठीक है। पहला चौथे से मैच करता है, दूसरा तीसरे से मैच करता है। और ये जो है मीटर है, अगर मैं बात करूँ सॉलिटरी रीपर की, तो आयमिक टेट्रामीटर में ही है ये। कौन से में? क्वेश्चन बनते नहीं है ऐसे, जो है मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे अगर सीधा पूछेगा तो वो इसका पूछ लेगा, इसका मतलब ये थीम इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और या फिर वो कोई मतलब इम्पोर्टेंट लाइन अगर होगी उसकी पोएम की, तो उसमें आपको जो है फिल इन द ब्लैंक के तौर पे भरवा सकता है कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय ये हाईलैंड गर्ल सॉन्ग रिटन इन ड्यूरिंग रोमांटिक एरा, बिल्कुल एक स्कॉटिश गर्ल होती है जो है, उसका म्यूजिक सुन के जो है ये वो हो जाता है, मतलब भाव विभोर हो जाता है या कैसा हो जाता है। और मज़े की बात पता है क्या है, कि इसको उसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही होती है, मतलब ना तो इसको वो लैंग्वेज आती जिसमें वो गाना गा रही है, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये मतलब उसका वर्णन कर देता है। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इसकी बात कर लेते हैं, ये है ओड है, ठीक है। ये पोएम एक एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट किसका है? एंडिमियन नाम की एक बड़ी रचना है एंडिमियन, ठीक है। तो एंडिमियन का एक एक्सेप्ट है और ये है उसमें से उठा लिए शुरू की। एंडिमियन 4 किताबों में है, जो है 4 किताबों में है एंडिमियन अपने, और प्रत्येक में 1000 लाइन है, तो मतलब 4-5 हज़ार की जो है टोटल हो जाती है। एंडेमियन आयमिक पेंटामीटर यानी कि हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। इसको हीरोइक कपलेट क्यों कहते हैं, मेरी एक क्लास और आएगी जो है जिसमें मैं आपको ऐसी सारी बातें बता दूंगा। हीरोइक कपलेट कब आया, और जो है एडमंड स्पेंसर का स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है, और 9 लाइन का क्या है, 7 लाइन्स का क्या है, तो वो सारी बात अपन उसमें कर लेंगे। अभी के लिए आप इस पर ध्यान दें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, और ये है कीटगी है, और ये एक्सेप्ट है। ओड तो क्या है? एक्सेप्ट है, मतलब कुछ लाइनें उठा ली हैं उसमें से। एंडिमियन पोएम बड़ी है, और जो एंडिमियन है वो किसको दी गई है? टॉमस चैटरटन को, जो है ये टॉमस चैटरटन नाम का एक आदमी है, उसको डेडिकेट है ये पूरी। एंडिमियन डेडिकेट है टॉमस चैटरटन को। देखो साफ साफ लिख देता हूँ, आप कई बार ये कहते हो सर क्या लिख जाते हो, पता ही नहीं चलता। टॉमस चैटरटन, ठीक है। और ये कब आई है? ये आई है 1818 में, 19 भी ठीक है, 1818-19 में ये आती है जो है। और इसमें क्या है? और इसमें कुछ भी नहीं है, कि ये जो है बताता है कि एक जो आनंद देने वाली चीज़ है वो हमेशा मतलब आर्ट के थ्रू, यानी कि पोएम के थ्रू वो उसको परमानेंट कर देता है जॉय को, ऐसी बातें ये करता है इसमें, ठीक है। और एंडेमियन के बारे में अगर मैं बताऊं तो एंडेमियन ग्रीक मिथ पर बेस्ड है। और एंडेमियन क्या होता है? जवान गडरिया है, और मतलब यंग शेफर्ड है, और इसको प्यार हो जाता है जो है चांद वाली देवी से, यानी कि जिसको सिंथिया या आर्टेमिस अपन बोलते हैं, सिंथिया या आर्टेमिस को प्यार हो जाता है इससे, एंडेमियन से। तो वो आती है इसको रात को मिलने में, ठीक है। तो इस तरीके की बातें इसमें चलती हैं एंडेमियन में। लेकिन इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर में कुछ ऐसा नहीं है, इसमें केवल इसका एक्सेप्ट उठाया गया है एंडेमियन का, ठीक है। अब बात करते हैं अपन द लास्ट राइड टुगेदर की। बिल्कुल इसमें ये जो है अपनी बिलव्ड को जो है वो कर रहा होता है, कि इसका रिजेक्ट हो जाता है। ब्राउनिंग का पहला ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बिल्कुल। यूलिसस भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये तीनों ड्रामेटिक मोनोलॉग है अपने। लास्ट राइड टुगेदर यूलिसस का, टॉयनिसन का यूलिसस, और द लव सॉन्ग ऑफ जी एल्फ्रेड फॉक टी.एस. एलियट का, ठीक है। अब अगर मैं इनकी और बात करता हूँ तो क्या निकल के आता है? द लास्ट राइड टुगेदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, यूलिसस टेनिसन की है, और द लव सॉन्ग ऑफ जी एल्फ्रेड फॉक किसकी है? ये है अपने टी.एस. एलियट की, ठीक है। और एक ये अलग पोइट है, कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूडा, ये चिली का पोइट है जो है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो क्या क्या है इसमें, पहले अपन इन 3 को एक साथ करेंगे क्योंकि ये 3 एक साथ करने वाली हैं, फिर इसको कर देंगे अपन, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं किसकी, इसकी द लास्ट राइड टुगेदर की। तो ये 1855 में आई थी द लास्ट राइड टुगेदर, बिल्कुल ठीक है। मैन एंड वीमेन नाम का जो है इसका वो था, कलेक्शन था, मैन एंड वुमेन, ठीक है। और स्पीकर कौन है? स्पीकर देखो मोनोलॉग है तो इसमें अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, जब मैंने ये पोएम पढ़ाई थी तो मैंने बताया है आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। सिंगल स्पीकर होता है, साइलेंट लिसनर होता है, और जो स्पीकर होता है वो पोइट खुद नहीं होता है। ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, फिर से दोहरा रहा हूँ। सिंगल स्पीकर होता है, अकेला बोलने वाला। साइलेंट लिसनर होता है, लिसनर ऐसा होगा जो केवल सुनेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा बीच में। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें कैरेक्टर रिवीलेशन होता है, और जो स्पीकर है वो पोइट खुद नहीं होता है, वो कोई और होता है, ठीक है। जैसे इसमें लास्ट राइड टुगेदर में पोइट तो है रॉबर्ट ब्राउनिंग, लेकिन स्पीकर रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है। स्पीकर जो है उसका रिजेक्टेड लवर है, जो अपनी बेलव्ड को प्रपोज करना कर देता है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है, लेकिन वो उसको पूछता है कि लास्ट राइड के लिए तो चल ले, तो मतलब वो उसमें लास्ट राइड में ही वो ढूंढता है अपना,
ठीक है। फिर वो अपनी तुलना करता है कई तरीके के सोल्जर से करता है, पोएट से करता है, इस तरीके की बातें हैं इसमें। और क्या है इसमें, और ये है आयम्बिक टेट्रामीटर में ही लिखी गई है ये, मतलब आयम्बिक टेट्रामीटर की द लास्ट राइड टुगेदर, या आयम्बिक ऑक्टासिल्विक लाइन्स आप बोल सकते हो इसको। द लास्ट राइड टुगेदर में जो लाइन्स हैं वो हैं 110 लाइन्स, ठीक है। और 10 लाइन मतलब 11 लाइन के 10 स्टेंज हैं, ऐसा है, 11 लाइन के 10 स्टेंज है, ठीक है। इस तरीके से 110 लाइन की पोएम बनती है। ये आयम्बिक टेट्रामीटर में है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं टेट्रामीटर। वैसे ये मीटर नहीं पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, आप ध्यान दें अपने थीम पर और इस पर कब आइए, और ये पब्लिकेशन का नाम, जैसे लास्ट राइड टुगेदर मैन एंड वीमेन में आइए, और इसमें क्या है वो ये वो अपनी बिलव्ड की जो है बिलव्ड के साथ जो है यात्रा पर जाता है और उसी को सब कुछ मान लेता है। और इसकी जो है राइम स्कीम भी बड़ी अजीब सी चलती है, जिसमें क्या है 5th स्टेंजा जो है 11वें स्टेंजा से मैच करता है, और क्या है इसमें ए बी बी इस तरीके की राइम स्कीम है। ये भी नहीं पूछी जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। ए बी बी और फिर आगे ये डबल डी ट्रिपल ई सी, इस तरीके से कुछ डबल डी ट्रिपल ई सी कुछ ऐसे तरीके की ये चलती है, ठीक है। मतलब डबल ए डबल बी सी, फिर सी यहाँ जाके आती है, डबल डी ट्रिपल ई के बाद आती है, ट्रिपल ई हो गया फिर सी हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, आपको दिमाग जहाँ लगाना है वो मैं बता रहा हूँ, उस पर लगाना बस। लास्ट राइड एक्सेप्ट कर लेती है, यही बातें हैं इसमें, और कुछ है नहीं। लिसनर इसमें जो है देखो, स्पीकर तो वो हो गया वो रिजेक्टेड लवर, और स्पीकर कौन हो गई, स्पीकर हो गई उसकी बिलव्ड, वो लिसनर हो गई उसकी बिलव्ड, और स्पीकर हो गया लवर, ठीक है। बिलव्ड और लवर ये दोनों हो गए। और आगे अपन बात करते हैं, तो ये तो हो गई अपनी, चलते हैं अपन यूलिसस की तरफ, ठीक है। यूलिसस जो है ये 70 लाइन की पोएम है, यूलिसस द लव सॉन्ग, ये कहाँ है यूलिसस, ये इसने ऐसे ही टाप दी है, 70 लाइन की पोएम है जो है यूलिसस, और 3 वर्ष में है जो है। इसको पहले वर्ष में तो जो है वो ये बताता है कि मेरा जो है यहाँ पे बैठा रहना है, इस पत्नी के साथ, बूढ़ी पत्नी के साथ, बुझे चूल्हे के साथ, और इस बेकार सी प्रजा के साथ रहना मेरा जो है बेकार है, यूलिसस जो सोचता है। और उसके बाद जो है दूसरे स्टेंजा में वो अपने उसकी टेलीमेकस के बारे में बताता है, और उसकी जो है वाइफ का नाम, मतलब वाइफ का नाम आपको याद नहीं रखना है, लेकिन उसके बेटे का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जो है टेलीमेकस है, ठीक है। टेलीमेकस उसका जो है बेटा है, वो अपने बेटे की पढ़ाई करता है कि ये मेरा बेटा है और ये संभाल लेगा, ये सभ्य प्रजा को सभ्य बना देगा। ये 70 लाइन की है, ठीक है। और आगे ये पोएम्स में 1842 में आई है। देखो मैंने बिल्कुल इनको सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करी है, लेकिन ये बिगड़ जाता है कभी कभी। ये लास्ट राइड टुगेदर बाद में आई है, ये 1855 में आई है, ये 1842 में, पहले ये यूलिसस आ गई, ठीक है। पहले यूलिसस है, फिर लास्ट राइड टुगेदर है, फिर ये द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफॉक। मैं कह रहा हूँ ना, आप इसको एक पेज पे लिख लें, ईजी रहेगा आपके लिए सारा मैटर, मैंने बना पका पकाया दे दिया पूरा, ठीक है। ये आती है 1915 में, प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस में आती है ये, प्रूफॉक वाली। हाँ, इसकी बात कर रहे थे हम टेनिसन की, तो ये अपने बेटा टेलीमेकस के बारे में कहता है कि जो है ये बेस्ट है। तीसरे जो है वर्ष में, पहले वर्ष में खुद को बेकार बता देता है कि मैं यहाँ नहीं बेटर रह सकता, दूसरे में टेलीमेकस की तारीफ़ करता है कि ये जो है ओल्ड अपने गॉड्स हैं, जो है अपने परिवार के जो पितृ होते हैं ना, उनकी जो है सेवा पूजा अर्चना करता है उनकी। और अपने बारे में फिर कहता है तीसरे स्टेंजा में कि चलो अपन तो जो है नई खोज करते हैं और चलते हैं, ये जो है जहाज हमें बुला रहा है, इस तरीके की बातें ये करता है, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। आगे चलते हैं अपन आगे, और इसमें क्या है, इसमें यही है कि ये डांते के इन्फर्नो से जो है, ये कैंटो 26 से जो है इंस्पायर है ये टेनिसन वाला मामला। और इसमें जो स्पीकर है वो यूलिसस है, यूलिसस स्पीकर है, और जो लिसनर है वो उसके साथ ही गण है, जिनसे वो कहता है आओ चलो चलते हैं, ठीक है। पीयर्स या मैरिनर्स, लिसनर मैरिनर जो समुद्र में साथ देते हैं ना उसका वो, ठीक है। और ये जो है इसका सोर्स है, मतलब डांटे का कैंटो 26 है, होमर की ओडेसी नहीं है। फिर कह रहा हूँ मैं, डांटे का जो है डेंटी बोलते हैं इसको, कैंटो 26 इसका सोर्स है। इस पोएम की बात कर रहा हूँ यूलिसस की। और जो ओडेसी नहीं है होमर की, होमर की ओडेसी नहीं है, ये है सोर्स, ठीक है। हालांकि नाम जरूर मैच करता है, ओडिसस है ओडेसी में तो, और यूलिसस है इसका, लेकिन ये इससे है जो है इंस्पायर पूरी, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करता हूँ तो इसको ब्लैंक वर्स में है, ये जो यूलिसस अपनी ब्लैंक वर्स में है। और ब्लैंक वर्स तो जानते ही हो आप, आयमिक पेंटामीटर विदाउट राइम्स की ब्लैंक वर्स हो जाता है, ठीक है। अब अपनी ये बात कर लेते हैं अपन इसकी, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक। इसमें एक लवर है जो है अपनी उसको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता है, ठीक है। 1915 में ये पब्लिश होती है, और एक मैगज़ीन है जिसका नाम है
ऑफ वर्स बाई वर्स अर्ज्ड बाई एजरा पाउंड की उसमें आती है ये, एक तो मैगजीन में आती है, और इसमें तो आती है प्रोफरॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस में 1917 में आती है। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले 1915 में ये एजरा पाउंड की एक वो मैगजीन उसमें आ जाती है, ठीक है। और अगर इसमें आगे मैं बात करूँ तो आगे क्या है, इसमें फ्री वर्स में है ये जो पोएम है, इरेगुलर ही हो गया, फ्री वर्स में कोई राइम स्कीम और कुछ नहीं। 131 लाइन की ये जो है पोएम टोटल। इसमें क्या दिखाया गया है, एलियनेशन, सेल्फ डाउट, बिल्कुल खुद जा नहीं पाता है, अपने बारे में सोचता है मैं इतना दुबला पतला हूँ, और वो जो है मतलब ये प्रपोज करना चाहता है ना इसमें, तो ये कहता है कि जो है मतलब कहता क्या है, सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ को जो है कॉफ़ी कप्स में माप दिया है पूरा, क्योंकि ये उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो लड़कियाँ या महिलाएं जो माइकल एंजेलो बड़े पेंटर के बारे में बात करती हैं वहाँ पे आता है, अपने बारे में सोचता है मैं इतना कमज़ोर हूँ, दुबला पतला हूँ, मैं इसको प्रपोज नहीं करता। एक चीज़ होती है ना औकात से बाहर, जैसे कोई चीज़ आपको दिखी और आप सोचते हो कि यार नहीं ये अपने लिए नहीं, ये अपनी औकात से बाहर, वो वाली चीज़ ये यूलिसस है। हालांकि ये जो है प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस मतलब पहले से ही जो है भावना बना लिया आपने, आप बात करके तो देखो, क्या पता वो चीज़ आपके लिए ही बनी हो, आप मेहनत करके देखो। होता है ना, कई बच्चों को बोलते हैं कि भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर, लेकिन नहीं नहीं फर्स्ट ग्रेड की मुझसे नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो ये प्रेजुडिस है उसके दिमाग में, पहले से ये औकात से बाहर वाला कंसेप्ट वो सोच लेता है। तो वही चीज़ ये है, प्रूफ रॉक सोच लेता है कि ये जो है मेरे लिए नहीं बनी है, ये तो माइकल एंजेलो की बातें करती हैं, और इसकी जो है सर टकला है, तो वो बाल्ड स्पॉट के नाम से डेडी वो बताता है कि मेरा जो है जब मैं जाऊँगा सीढ़ियों से उतर के तो ये बाल्ड स्पॉट के बारे में सोचेंगी, और ये मेरी जो है लेग्स और ये कितने थिन है इनके बारे में सोचेगी। तो सेल्फ डाउट है, पैरालिसिस ऑफ मॉडर्न मैन का दिखाया गया। लैंडमार्क ऑफ बिल्कुल मॉडर्निज्म के बारे में तो थी, ये रिच इमेजरी एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, सारी पोएम मैंने करवा दी हैं, देख लो 16 सुनाओ में। अब ये और कर लेते हैं, फिर बता दूंगा मैं पूरा इसका। कीपिंग क्वाइट चिलियन पोएट है, ये 1950 में। द कैप्टन्स वर्स, तो चिली की ये पोएट है, ये किस में आई थी, ये एक कोलार्स नाम से एक्स्ट्रा वगेरिया में आई थी। किस में आई थी, ये इसका नाम था अ कोलार्स, और जो पब्लिकेशन जिसमें इसका हुआ था वो था एक्स्ट्रा वगेरिया, और ये 1958 में आई थी एक्स्ट्रा वगेरिया। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और ये जो है 36 लाइन की है ये, ठीक है। और इसमें जो है 8 स्टेंजा हैं, 36 लाइन की पोएम है, और एक कॉल फॉर ग्लोबल पीस है ये। और जो है ये वर्ल्ड वॉर सेकंड और कोल्ड वॉर के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड और वर्ल्ड वॉर सेकंड मतलब स्पेनिश में जो हुआ था कोल्ड वॉर या सिविल वॉर, कोल्ड वॉर के बाद में आई है। तो ये सिंपली यही कहता है कि 12 तक गिनती करते हैं अपन, और अपन शांत रहेंगे, अपन कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, मतलब अपन सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे उस शांति काल में। ठीक है, ये सारी मैंने करवा दी हैं, आप देख सकते हो, आप एक बार खुद से भी कर सकते हो इनको। स्वीट साइलेंट थॉट शेक्सपियर की है, 1609 में आई है, 1633 में सनराइजिंग आई है, 1631 में जो है ये मर गया था वो मतलब ये मर गया था जॉन डन। फिर 1633 में पॉस्चुमसली आती हैं ये, और ये जो है लिखी गई थी 1631-32 में, 1645 में ये आती है। तो इस तरीके से मैंने ये सॉलिडरी रिपर हो गई, थिंग ऑफ ब्यूटी हो गई, लास्ट राइट टुगेदर हो गई, सारी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इंडियन पोइट्स के बारे में। इंडियन पोइट्स ने क्या क्या रायता फैलाया है इसमें देख लेते हैं, इनको भी समेटते हैं। अवर कैजुरेना ट्री तोरू दत्त की है, ठीक है। तोरू दत्त का ये वो बता दिया है, टेन्योर मतलब टेन्योर क्या, लाइफ स्पैन। टेन्योर अलग होता है, लाइफ स्पैन अलग होता है। लाइफ स्पैन किसी का जीवन वो होता है, जीवन अवधि। टेन्योर होता है कोई कार्यकाल, जैसे कोई प्रेसिडेंट है उसका क्या टेन्योर रहा है, उसने कब तक काम किया, ऐसी चीज़ें। ठीक है, एसीफ ग्लैंड इन फ्रेंच फील्ड्स में आई है 1876 में। एसीफ ग्लैंड इन फ्रेंच फील्ड्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लिरिक पोएम है, क्या है इसमें, नॉस्टैल्जिया है, लॉस ऑफ इनोसेंस। बिल्कुल ये मतलब वृक्ष के बारे में सोचती है वहाँ से फ्रांस में बैठी बैठी कि ये जो है इतना अच्छा पेड़ है और इसके नीचे हमने अपना बचपन बिताया, वही होम सिकनेस नॉस्टैल्जिया वाली बात है। कैजुना ट्री नियर हर चाइल्डहुड होम इन इंडिया, सिंबल ऑफ हर हैप्पी अर्ली डेज की, बचपन में कितनी खुश थे, खेलते थे, आरू अब जो भी जिंदा थे जो है अपने उसको याद करती है। Written when Toru Dutt was in France, far away from home, beautiful description of nature, childhood memories, one of the earliest English poems। ठीक है, इस तरीके की बातें उसमें वो वर्णन करती है। फिर बबून बैठा हुआ है, बबून के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, और ठंड का सीजन है, और ये जो है पेड़ मतलब उससे अजगर, इससे जो मतलब एक बेल लपटी हुई है जो है अजगर के जैसे। तो इस तरीके का जो है पूरा विविड डिस्क्रिप्शन उसमें देखने को मिलता है अपन को। उसके नीचे टैंक में लिलीज खिले हुए हैं, और गाय जो है जा रही हैं सोते सोते, इस तरीके की बातें थी उसमें। ठीक है, द पिलग्रिम ऑफ नाइट श्री अरविंदो की, ये खोज करता है, किसकी खोज करता है, ये सारी पोएम मैंने पढ़ाई हुई है। हाँ, देख सकते हो, क्लास फास्ट 2 की स्पीड पे देख लो, 1.5 की पे देख लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो देख लो। वैसे मेरी स्पीड खुद की ही बहुत फास्ट रहती है, 1 पे भी देखोगे आपको तो भी तेज़ लगेगी वो क्लास।
द पिलग्रिम ऑफ नाइट 1914 में। ये कब आई है पिलग्रिम ऑफ नाइट भाई साहब? ये किसकी पोएम है अपनी? पहली तो पिलग्रिम ऑफ नाइट है अपनी श्री औरबिंदो की पोएम, ठीक है। और ये आर्या का क्या दे रखा है इसमें? इसमें क्या दे रखा है ये देखो। पहले तो मैं बात करता हूँ ये है क्या। ये एक सोनेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात देखते हैं अपन। ये एक सोनेट है और ये जो है ये इसमें नहीं आई है, ये गलत दे रखा है इसने। ये है 1944 करो इसको, मतलब इसको 4 कर लो इस वन को। 1944 में आया था इसका रिवाइज्ड एडिशन। उससे पहले भी ये आ गई थी, मतलब वैसे तो ये आई है देखो 1952 में, अगर मैं द पिलग्रिम ऑफ नाइट की बात करूं तो। इससे पहले 19 मतलब ये देखो लिखी गई है 1938 में, 1944 में इसको रिवाइज किया गया था और 1952 में इसको जो है लॉन्च कर दिया गया था या वो कर दिया गया था, ठीक है। ये आर्या कुछ नहीं है, इस कलेक्शन का नाम था लास्ट पोएम्स। इसको साफ कर देता मैं एक बार। कलेक्शन का नाम था लास्ट पोएम्स, ठीक है। द पिलग्रिम ऑफ नाइट लास्ट पोएम्स नाम की कलेक्शन में आई है और 1952 में आई है, ठीक है। 1944 में रिवाइज आई थी, 1938 में लिखी गई थी, ऐसी बात है। स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल पोएम है, बिल्कुल है। और मतलब रात में वो जाता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो अपनी यात्रा कर रहा होता है एबिस टू गॉड, मतलब डार्क एबिस जो होता है, देखो मैं बता देता हूँ। डार्क एबिस से कहाँ तक जाता है? गॉड तक जाता है, गॉड से मीटिंग तक। क्वेस्ट फॉर द डाइवाइन, बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ये आ गई बात। द पोएट सोल जर्नी थ्रू द नाइट ऑफ द इग्नोरेंस एंड सफरिंग टू द अटेन इन एंड द डाइवाइन इन द एक्सपीरियंस ऑफ एटर्नल बाइस, बिल्कुल मैंने बता दिया ये कि मतलब डार्क एबिस से लेकर के उस तक की यात्रा है। फिलोसॉफिकल पोएम रिटन इन ब्लैंक वर्स, ठीक है। और ब्लैंक वर्स में है ये, ब्लैंक वर्स में नहीं है ये, मीटर में है, आयमिक पेंटामीटर में पोएम है। सोनेट है ये, आयमिक पेंटामीटर की है। और वैसे ब्लैंक वर्स भी विदाउट राइम स्कीम आयमिक पेंटामीटर होता है, लेकिन इसकी राइम स्कीम भी है। और अगर मैं इसकी राइम स्कीम की बात करता हूँ तो इसमें है ए बी और है अपने सी डी ई एफ जी जी, सी डी ई एफ जी जी, मतलब इंग्लिश सनेट जो होती है उस तरीके की इसकी राइम स्कीम है। और ये ब्लैंक वर्स में नहीं है, क्योंकि ब्लैंक वर्स में राइम स्कीम नहीं होती है, याद रखें। 3 चीज़ें देखो मैं समझा ही देता हूँ आपको, फिर आप बोलोगे क्या। देखो एक तो होता है फ्री वर्स, ठीक है, एक होता है ब्लैंक वर्स, ठीक है। और ये ब्लैंक वर्स, ये फ्री वर्स में तो ना तो राइम स्कीम होती, ठीक है, और ना ही इसमें मीटर होता, ठीक है। ब्लैंक वर्स में होता है अपने, मतलब राइम स्कीम तो नहीं होती इसमें, लेकिन इसमें मीटर होता है। और मीटर कौन सा होता है? आयमिक पेंटामीटर होता है। तो इस तरीके की बातें हैं आयमिक पेंटामीटर। तो यही चीज़ है जो मैं समझा रहा था आपको कि ये रहा, ये आयमिक पेंटामीटर है इसमें। और ये इसकी जो रैम स्कीम है, एक्सप्रेस श्री औरबिंदो स्पिरिचुअल विजन एंड हिज कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, वन ऑफ हिज अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रोफाउंड पोएम्स, बिल्कुल। ये पोएम जो है ये लास्ट पोएम्स के कलेक्शन में आई थे, 1952 में आई है। एक ऑक्टेव एक सेस्टेट दिखाया गया है इसमें। और इसमें क्या है, दोनों तरीके का ब्लेंड देखने को मिलता है। 2 तरीके की चलती है ना अपनी, एक तो पेट्रार्कन सनेट और एक इंग्लिश सनेट या शेक्सपियरियन सनेट। तो पेट्रार्कन सनेट के हिसाब से तो इसमें ऑक्टेव और सेस्टेट दे रखे हैं, अगर आप इसके थॉट ऑफ आइडिया या डेवलपमेंट के आधार पर देखोगे। और अगर आपको इस राइम स्कीम और इसके आधार पर देखोगे तो ये इंग्लिश सनेट है। तो दोनों तरीके के एलिमेंट हैं इसमें। फिर है द बस किसकी है भाई साहब? द बस है अरुण कोलतकर की, ठीक है। द बस में क्या है, द बस कब आई है? तो द बस आई है, एक कलेक्शन था इसका, ये इसने ऐसे दे दिया, 1976 का कलेक्शन है ये, जेजूरी, ये रहा। इसी कलेक्शन में ये आई थी, ये अरुण कोलतकर की द बस, मॉडर्निस्ट कंक्रीट पोएम है। इसने क्या सटायर किया है उनके ऊपर। इसमें मतलब बस चलती जाती है और उस पर मतलब जो है एक वृद्ध आदमी है, उसके माथे पे तिलक लगा होता है, ये तिलक में नहीं जाता, मतलब ब्राह्मणिकल पावर, और उस पर सटायर कराया है इसने। एक खांडोबा टेम्पल की यात्रा है जेजूरी में जो है अपने पोएम्स का जो एक कलेक्शन है ये। और इसमें जो पोएम्स हैं वो 31 पोएम्स हैं। और 31 पोएम्स में से पहली ही पोएम जो है ये है, मतलब 31 पोएम्स है टोटल इसमें, और पहली पोएम्स ये है द बस, ठीक है। पहले यात्रा यहीं से शुरू कर देता। और 1976 में जेजूरी आई थी, 1977 में इसने कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ जीत लिया था इसी ने, ठीक है। इसमें क्या है, अपने रिलीजियस हाइपोक्रेसी है एक तो, ठीक है, रिलीजियस हाइपोक्रेसी को दिखाया गया है इसमें द बस अरुण कोलतकर में। और ब्राह्मणिकल पावर, ब्लाइंड फेथ, इस तरीके की इसमें थीम्स रहने वाली है।
ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इंग्लिश मॉडर्निस्ट पोएट्री यूजेज सिंपल कॉलोकियल, बिल्कुल आसान भाषा है। शार्प सटायर है, बिल्कुल ये मैंने पहले ही बता दिया था। सोशल इनिक्विटी है, रिफ्लेक्ट द पोएट्स डीप सिंपैथी फॉर कॉमन पीपल, ठीक है, इस तरीके की ये बातें करता है। माई मदर एट 66 आप जानते ही हो सारे के सारे, कुछ नहीं है, मेरी मैया 66 की। इसमें इसने क्या करा है, इसमें इसने किया है कि अपनी माँ के बारे में बताया। 1965 समर इन कलकत्ता में आती है, इसकी माँ वृद्ध होती जाती है, ये जो है इसको मतलब छोड़ने जाती है गाड़ी में बिठा करके, तो माँ पर नज़र चली जाती है, माँ को देखती है तो माँ मतलब कॉर्प्स के लायक दिखती है इसको। बाहर देखती है तो बच्चे खेल रहे हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग, चिल्ड्रन स्पेलिंग, इस तरीके की बात है। समर इन कलकत्ता में आई है, कन्फेशनल है। कन्फेशनल क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल भी मान सकते हो आप इसको, कन्फेशन जैसा तो कुछ नहीं है इसमें। एजिंग है, मदरहुड है कि मतलब वही सेपरेशन का भाव आता है कि वृद्ध हो गई है, अब डेथ को भी प्राप्त हो जाएगी। तो लव एंड सेंस ऑफ गिल्ट फॉर पास्ट एंड डिफरेंस। One of Kamala Das's most anthologized poem, personal, intimate and deeply moving, written in free verse and conversational. Conversational tone तो है इसकी, ठीक है, इस तरीके की ये बातें करती है। और ये आई कब है, ये जो है माई मदर एट 66, ये पब्लिश हुई थी 1999 में, ठीक है। पब्लिश की अगर मैं बात करूँ तो ये कब पब्लिश हुई है, 1999 में। और कब हुई थी, मतलब इसी जो 1919 ईयर में इसने इस्लाम को जो है एडप्ट भी किया था, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, फ्री वर्स में है, होल पोइम सेंटेंस में, कोई राइम स्कीम है नहीं। मीटर आयमिक पेंटामीटर है इसमें, आयमिक पेंटामीटर है इसमें, राइम स्कीम है नहीं, ठीक है। और थीम इसमें यूनिवर्सल एंजाइटी, जो मैं बता ही चुका हूँ आपको, ऐसी बात है, ये आपको याद रखना है। इसका जो है कलेक्शन आया जरूर था 1965 में, लेकिन उसमें ये पोइम नहीं थी। समर इन कैलकाटा में नहीं है ये, ठीक है। ये 1999 में आई है, पब्लिश हुई थी जो है। और ये हो गई अपनी ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और देख लेते हैं अपन, अब ये 1999 में तो ये नीचे चली जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये आई है भाई साहब 1965 में, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया इनका सीक्वेंस, मैंने कमांड कुछ और दी थी, इसने कुछ और ही नाटक कर दिया। ये 1965 की पोएम है अपनी ये, ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कब आई थी, द एग्जैक्ट नेम में आई थी, ये लेटर डे शाम में नहीं आई है। सारी बातें देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन आई है द एग्जैक्ट नेम में, एग्जैक्ट नेम नाम का कलेक्शन था इसका। और वैसे लेटर डे शाम भी इसी का ही है ना, लेकिन इसमें ये पोएम नहीं है। और द एग्जैक्ट नेम में 1965 में आई है ये पोएम, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसमें कोई मदरली कंसर्न दिखाया गया है, मतलब अगर आपको एक नंबर पे सेलेक्ट करना पड़े तो आप मदरली लव या मदरली कंसर्न को चूज करोगे। और 2 नंबर पे इसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रैशनैलिटी एंड सुपरस्टिशन। रैशनैलिटी में कौन था, पापा था, और सुपरस्टिशन में कौन था, सुपरस्टिशन में वो जो है गांव वाले थे, जो कह रहे थे कि मतलब इसकी जो है सफरिंग्स है उसको जो है मतलब वो कहते हैं ना पापों का प्रायश्चित इसको करना पड़ेगा, इस तरीके से। ये मदर इज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, और ये और वो लास्ट में यही कहती है कि मेरे बच्चे को नहीं खाया, ये अच्छा है। अ मूविंग पोएम दैट हाइलाइट्स द प्योरिटी ऑफ एंड डेप्थ ऑफ मदर्स लव, देख लो, रिटन इन सिंपल कन्वर्सेशन लैंग्वेज विद ए मैजिकल टेंडरनेस, और इस तरीके की इसमें बातें हैं। 40 लाइन की ये जो है टोटल पोएम है ये अपनी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। तो मैंने ये करवा दिया, मैं पहले बोल चुका हूँ, एक पेज ले लेना और सारी बातें नोट कर लेना काम काम की अपनी। इसमें थोड़ा सा क्या है गड़बड़ है, वो मैं सही करवा दी है, वैसे तो कुछ गड़बड़ बची नहीं है, ठीक है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं अपने एसेज के ऊपर। अपने एसेज आए हैं, कौन से ऐसे में क्या बताया गया, देखो ऑफ स्टडीज आया था 1597 में, फर्स्ट पब्लिश्ड इन द एसेज ऑफ काउंसिल्स ऑफ सिविल एंड मोरल, बिल्कुल ये मैंने बताया भी है। ये जो है काउंसिल्स एंड सिविल मोरल में जो है ये आया था। इसके ये जो वेकन है ये फेमस हुआ है एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए। एफोरिस्टिक स्टाइल होती है गागर में सागर। अच्छा, इस ऐसे में आपको क्या चीज़ें याद रखनी मैं बता देता हूँ, सारी चीज़ें क्योंकि इसमें आएंगी नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन टाइप की बातें हैं। इसमें आपको याद रखना है कि कौन से उसके लिए कौन सी रेमेडी है। जैसे कि इसमें बताया गया राइडिंग ठीक रहती है हेड के लिए, और बॉलिंग ठीक रहती है उसके लिए जो स्टोन होता है आपके, और जो है जेंटल वॉकिंग जो होती है वो स्टमक के लिए ठीक रहती है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे मैप बना लेना आप इसको कि जैसे जेंटल वॉकिंग साधारण घूमना स्टमक पेट के लिए अच्छा है, और जो राइडिंग है घुड़सवारी जो है वो हेड के लिए अच्छी है, और जो है स्टोन के लिए बॉलिंग अच्छी है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऐसा ही, ठीक है। फिलोसॉफिकल ऐसे है, ये बताई दिया 1597 में आया, फर्स्ट पब्लिश्ड इन द एसेज ऑफ काउंसिल्स एंड सिविल मोरल्स, ठीक है। वैसे इसके कलेक्शन कैसे कैसे आए पता, एक 1597 में आता है, फिर 1612 में, फिर 1625 में, टोटल 58 एसेज ये लिखता है जो है। ऐसी ऐसी बातें हैं और मैं बता भी चुका हूँ तुमको, ठीक है।
और इसमें क्या है, और इसमें देख लेते हैं अपन एक बार। ये हो गया अपना द एनिमी आता है इसमें, ये सारे देख लेना आप। और मैं बता देता हूँ एक बार, ये मैंने बता ही दिया है, इसमें कुछ नहीं है। वैल्यू ऑफ नॉलेज को दिखाया गया है कि जो है स्टडीज आर थ्री थिंग्स, मतलब तरीके से पढ़ना है इसको। इसमें हर लाइन में क्वेश्चन है बेकन वाले में कि स्टडीज हमें जो है 3 चीज़ें देती है, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड अफेक्टेशन, इस तरीके से बताता है। तो वैल्यू ऑफ नॉलेज है, पर्पज ऑफ स्टडी है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल विजडम की बातें करता है। रेनेसा पीरियड में व्हेन नॉलेज एंड साइंटिफिक थिंकिंग वर रैपिडली डेवलपिंग, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स बेकन्स बिलीफ, एम्पायरिसिज्म, एम्पायरिसिज्म का तो है यही आदमी, और इस तरीके की बातें इसमें। मेडिटेशन इज, इसमें जोसेफ एडिसन ने क्या बताया, इसमें ये कुछ नहीं बताया, ये 1712 में आ गया है स्पेक्टेटर में। इसमें ये बताता है कि जो है अमीर गरीब हैं सारे मिल जाएंगे। इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको एक तो वो चीज़ याद रखनी है आपको कि जो है वो मेडिटेशन पे चला गया, किस तरीके का सटायर करता है कि ये जो है इतने बड़े बड़े टॉम बना दिए हैं, इन पे कुछ नहीं लिख रहा है, एक डेथ का डे लिख रहा है, एक बर्थ का डे लिख रहा है, तो कोई ज़्यादा बात नहीं। और इसके अलावा वो जो देखता है उसमें कौन कौन से वो आते हैं, जब वो किसी उसकी बच्चे मतलब माँ बाप को रोते हुए देखता है अपने बच्चे के डेथ पर, तो किस तरीके के इमोशंस आते हैं उनमें, तो ये वाली बातें भी आपको देख लेती हैं, ठीक है। और द स्पेक्टेटर में ये आया था 1712 का, ये जो है। माई रिलेशन 1825 में आया, एसेज ऑफ एलिया में पर्सनल बायोग्राफिकल ऐसे है। इसमें वो जो है अपनी आंट का वर्णन करता है और जो है अपने भाई जेम्स एलिया का वर्णन करता है, दोनों की बातें याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर सीक्वेंस से अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो वो ये पूछेगा कि जो है उसकी पेंटिंग कहाँ कहाँ जाती थी, आपको याद रखना है कि पहले वो जो है मेन उसमें होती थी रूम में, उसके बाद धीरे धीरे वो खिसकती चली जाती थी ड्राइंग रूम में, फिर डार्क रूम में, फिर वो सीक्वेंस आपको देख के जाना है, ठीक है। फैमिली लव, फ्रेंडशिप, नॉस्टैल्जिया, ह्यूमन काइंडनेस, इस तरीके की इसमें बातें, और कोलोक्वियल स्टाइल में तो लिखता ही। रोमांटिक पीरियड में इंग्लैंड में पर्सनल फीलिंग, इंडिविजुअल, ऐसी ऐसी बातें इसने करी हैं जो है, ठीक है। द लास्ट लेसन अल्फोंसो डॉडी का 1873, और ये कॉन्टेस्ट डुलुंडी नाम का इसका जो है कलेक्शन का नाम है, नैरेटिव स्टोरी ऐसी है। और इसमें क्या है, लास्ट लेसन में कुछ नहीं है, जो है उस पर कब्जा कर लिया गया है जर्मन लोगों ने फ्रांस पे, तो उसमें जो है फ्रेंच को अब नहीं पढ़ाया जाएगा कल से, ऐसी बातें हैं। तो एम हेमल नाम का जो है टीचर वो लास्ट लेसन देता है अपना, और फ्रेंच जो है फ्रेंच लास्ट लेसन लेता है, एम हेमल देता है, ठीक है। ये सेट इन ऑक्यूपाइड फ्रांस, सेट द टेल्स स्टोरी ऑफ फ्रेंच, ये आगे फ्रेंच। ए स्कूल बॉय एंड इज लास्ट फ्रेंच लेसन व्हेन द लैंग्वेज इज फॉरबिडन बाय द पर्शियन सोल्जर्स, बिल्कुल। इट इज टचिंग द पेट्रियोटिज्म एंड लॉस, पेट्रियोटिज्म, सेक्रीफाइस, लव फॉर लैंग्वेज, लव एंड नेशन, राइट, फ्रांको प्रशियन वार 1873 व्हेन फ्रांस लॉर्ड्स अल्सास एंड लॉरेन टू पर्शिया, ये 2 जगह हैं जो उसको हार गया था जो है ये पर्शिया को, रसिया को, फ्रांस। ए शॉर्ट बट पावरफुल पीस ऑन लव फॉर वंस नेशन, मतलब एक आदमी किस तरीके से अपनी भाषा से प्रेम करता है, अपने जो नेशन से प्रेम करता है, वो देखा गया ऑफ्टन। और इसमें ये भी कहता है कि क्या वो इन कबूतरों को भी बोलना सिखा पाएंगे क्या, ठीक है, इन कबूतरों को भी बोलना सिखा पाएंगे क्या, ऐसी बातें इसमें करता है वो, ठीक है। फेमस फॉर इट्स इमोशनल डेप्थ एंड सिंपलिसिटी। और इसमें क्या है, द एनिमी, ये एनिमी में जो है डॉक्टर सदा और हाना है जो अपने उसको बचा लेते हैं, किसको, एक जब वो सोल्जर आता है उसको, जापान के होते हैं, वो अमेरिकन सोल्जर को बचा लेते हैं, उसकी बात चलती है। 1942 का है, हार्पर्स मैगजीन, पहले ये था फ्रीडम, जीवी शो 1935 में बीबीसी रेडियो पे आया था, ये 1942 में जो है हार्पर्स मैगजीन में आया था। इसमें कहानी पूरी बताई दूंगा मैं आपको। सदा डॉक्टर सदाओ है, डॉक्टर हाना है, टॉम जो है वो है, और फिर उनके बच्चे हैं, उनके जो है नौकर हैं, कुछ इस तरीके की। एक जर्नल है, जर्नल जो है उसमें भेजता नहीं है किसी को मारने के लिए, मर्डरर्स को, क्योंकि उसको खुद का लालच होता है। और इसको डॉक्टर सदाओ को भी नहीं भेजा जाता है क्योंकि जर्नल की जो है तबीयत खराब रहती है, इसलिए इसको युद्ध पे भी नहीं भेजा जाता है जो है। ह्यूमन यूनिटी है, पीस है, अंडरस्टैंडिंग है, ओवरकमिंग प्रेजुडिस, राइटिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड एट द टाइम ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। आई स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि हम सभी भाई हैं। नोबेल प्राइज विनर पर्लेस बक, प्रोमोट्स पीस एंड हार्मोनी, ये नोबेल प्राइज मिला था पर्लेस बक को, स्टिल रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। आज भी ये जो है मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके दिमाग में कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरा प्राणी मात्र के ये जो है जान बचाना या जो है बीमारियों को सही करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन चूंकि ये जो है मेरे देश का दुश्मन है, ये जो टॉम है, तो क्या मुझे इसको बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो इस अपनी जो है देश दुनिया की भावनाओं को छेड़ करके जो है ह्यूमनिज्म को सुप्रीम दिखाते हुए उसका इलाज करता है और उसको भगा देता है, मतलब भेज देता है सुरक्षित। इस तरीके की बातें हैं इसमें। फ्रीडम जीवी शो, ये 1935 में आया था, ब्रॉडकास्ट रेडियो पे जो है इसका स्पीच था जीवी शो का, जॉर्ज बर्नार्ड शो। इसमें इसने ट्रू फ्रीडम को दिखाया है कि ट्रू फ्रीडम क्या है, ठीक है, ट्रू फ्रीडम क्या होती है, हम फ्रीडम जो मानते हैं वही असली फ्रीडम है या नहीं है, क्या मामला है पूरा, इस तरीके का ये ऐसे है।
ठीक है। और इसमें ये मैन मेड स्लेवरी और नेचर मेड स्लेवरी की बात करता है। दो तरीके की स्लेवरी बताता है कि एक तो नेचर की स्लेवरी जो हम करते हैं, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, इस तरीके की जो नेचर की स्लेवरी है। लेकिन इसमें वो बताता है कि इस स्लेवरी में हमें मज़ा भी आता है, ठीक है। इस तरीके की बात है। देखो मैं बताऊँ तो नेचर की स्लेवरी है एक, तो एक है मैन स्लेवरी। मैन स्लेवरी एक आदमी जब दूसरे आदमी की गुलामी करता है, वो मैन स्लेवरी है। इसमें इसको कुछ भी जो है आनंद नहीं आता है। और नेचर स्लेवरी में जो है हमारा खाना पीना सोना है, उसमें हम नेचर के भी गुलाम हैं, हमें वो भी काम करने होते हैं, लेकिन उसमें हमें जो है आनंद आता है। सोएंगे तो मज़ा आएगा, खाना खाएंगे तो मज़ा आएगा, इस तरीके की बातें करता है। और भी बहुत बातें हैं इसमें बताने को। तो डिलीवर्स बीबीसी रेडियो टॉक ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ग्लोबल चेंज एंड ग्रोइंग अवेयरनेस, और ये शौका है, ये थॉट प्रोवोकिंग इंस्पायरिंग, ऐसे सारी बातें ये ऐसी करता है, स्लेवरी के ऊपर जो है करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2 नॉवेल्स एंड 2 ड्रामास, जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अपने इसमें 2 नॉवेल्स और 2 ड्रामास के। तो मालगुडी डेज है, आर के नारायण का है, हम सबको पता है, ठीक है। और ए टेल ऑफ टू सिटीज़ चार्ल्स डिकेंस का है, हमें पता है, ये रहा ए टेल ऑफ टू सिटीज़ चार्ल्स डिकेंस का। मालगुडी डेज आर के नारायण का। मालगुडी डेज 1943 में आया है। सोर्स ऑथर है, ये देखो और कर देता हूँ इसको जूम। जॉनर शॉर्ट स्टोरी हैं जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, 32 स्टोरीज़ हैं इसमें। 20th सेंचुरी टाइमलेस रफली, तो ये स्टोरीज़ आपको पढ़ लेना है एक बार। अच्छी हैं वैसे कहानियाँ, और आराम से पढ़ भी सकते हो, छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं, ज़्यादा कोई डिटेल में है नहीं। एक दो क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, बाकी इन्होंने बहुत लेंदी कर दिया यार। 32 स्टोरीज़ में से अगर एक स्टोरी से एक क्वेश्चन बनेगा तो 32 तो यहीं हो गए, और 150 आपको कुछ जो है पेपर ही आएगा पूरा। तो एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 32 इंटर रिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज क्रॉनिकलिंग द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मालगुडी, ये जो है फिक्शनल प्लेस है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल करता है अपने इसमें। थीम्स क्या है? चाइल्डहुड, इनोसेंस, ह्यूमन नेचर, और सोशल वैल्यूज़, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, लव, फ्रेंडशिप एंड द फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। इंट्रोड्यूस द वर्ड्स, नारायण नारायण ने जो क्रिएट कर रखा है उस वर्ड के बारे में इसमें जो है जानकारी दी जाती है पूरी पूरी, ठीक है। इस तरीके की आपको इसमें बातें देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं अपन इस पे अपने डिकेंस वाले पे। ये मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया हुआ है। हो सकता है वो पता नहीं 1-1.5 घंटे की क्लास है, आपको बड़ी लग रही हो, लेकिन आप उसको 1.25 या 1.50 पर ज़रूर देखें, वो बहुत काम की क्लास है आपके लिए, इसको समझा देगी पूरा। हिस्टोरिकल नॉवल है जो फ्रेंच बैकग्राउंड पे बेस्ड है। द नॉवल इज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द डिकेंस इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एंड ह्यूमन नेचर। लंदन इंग्लैंड एंड पेरिस, ये है, ये 2 सिटीज़ हैं, एक तो लंदन इंग्लैंड का, एक पेरिस फ्रांस का है। 1775 से जो है 1700 मतलब 1793 तक का ये मामला इसमें, यहाँ तक का नहीं है, यहाँ तक दिखाया गया इसमें। बर्क है, स्टोरी ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड रिडेम्पशन, वही डार्नी है, कार्टन है, उनकी बातें चलती हैं। बैकड्रॉप ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट वीव्स द लाइव्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स फ्रॉम 2 सिटीज लंदन एंड पेरिस। सेक्रीफाइस है, रिसरेक्शन है, लव, इनजस्टिस, सोशल इनइक्वालिटी, रिवॉल्यूशन एंड द पावर ऑफ होप, इस तरीके की इसमें बातें हैं। वो सेक्रीफाइस उसका है, रिसरेक्शन भी उसी का है, कार्टन का जो दिखाया जाता है, जो डार्नी को बचाने के लिए वो करता है। इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ डिकेंसेस मोस्ट फेमस वर्क है, पावरफुल पोर्ट्रेयल है। हाँ, ये ओपनिंग लाइन, ये भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं है, ये कई दफ़ा पूछा गया ये लाइन किसकी है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेड लाइन्स इन लिटरेचर, कि ये सबसे अच्छा समय था, सबसे बेकार समय था। ये बातें मैंने समझाई हुई है उसमें, कि सबसे अच्छा समय कैसे है। ये सबसे अच्छा समय जो है उन लोगों के लिए जो मौज कर रहे हैं ऊपर टॉप पे बैठ करके, बुरा समय किनके लिए, जिनका शोषण हो रहा है नीचे, उनके लिए ये जो है बुरा समय है। इस तरीके की बातें इसमें रहती हैं। अब आ जाते हैं अपन अपने मकबैथ पे। मकबैथ भी मेरा कराया हुआ भी, ये भी 1-1.5 घंटे की क्लास, बहुत शानदार क्लास, ज़रूर देखें। 1606 इंग्लैंड में पहली बार परफॉर्म हुआ था, और ये जो है हॉलिंसेड की क्रॉनिकल्स पे बेस्ड है, ये इसका सोर्स है। हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ किंग मैकबेथ एंड स्कॉटलैंड फाउंड, और स्कॉटलैंड प्राइमरी इन एंड अराउंड डंसनानी कैसल, वही डंसनानी कैसल जो है डंकन का जो कैसल है उसमें, वहाँ की कहानी इसमें जो है चलती है, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो द प्ले पोर्ट्रेज द डिस्ट्रक्टिव एम्बिशन, एम्बिशन इसमें जो है ट्रेजिक फ्लॉ है, मेन ट्रेजेडी है। ये मकबेथ है, नोबल मैन हु मर्डर्स द किंग, डंकन का मर्डर कर देता है, और फिर जो है गिल्ट और ये उस पर हावी हो जाता है। गिल्ट में वो बहुत जो है हाइपरबली का जो है वो, मतलब ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस हैंड, की जो ये हैंड है इसको साफ़ नहीं किया जा सकता है, और मतलब ऑल द मतलब पूरा समंदर है और पूरा अरेबिया का परफ्यूम है, वो मतलब गिल्ट को साफ़ नहीं कर पाता, ऐसी बातें करता है। डायलॉग हैं उसमें करवाए हुए हैं मेरे। एम्बिशन, पावर, गिल्ट, फेट वर्सेस फ्री विल, ये फेट और फ्री विल की बात करता है। एम्बिशन पावर है, बिट्रेयल धोखा है, मैडनेस पागलपंती, सुपरनेचुरल, वही विचेज वाली बातें हैं जिसमें हैकाटे वेकाटे और इनका सारी बातें इसमें आती हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो और क्या है इसमें,
ये थोड़ी थोड़ी बात इसने बता दी है। जेंटल मिरर इन लाइफ एंड स्मॉल टाउन इसकी है। टेल ऑफ टू सिटीज में टाइमलेस स्टोरी है। मकबeth है ट्रेजिक टेल है, अनहेक्ट एम्बिशन एंड डिजास्ट्रस, ये वाली बातें हैं। अब मैरिज प्रपोजल, हाँ इसमें आपको याद रखना है लोमोव है, चुबुकोव है और नटालिया है, इस तरीके के आदमी हैं तीनों के बारे में ये एक सिंगल जगह पे जो है ड्राइंग रूम का जो है पूरा है। 1 एक्ट प्ले है, कॉमेडी है, 1889 में पब्लिश्ड हुआ है। ओरिजिनल वर्क बाई चेकऑफ है, चेकऑफ पढ़ेंगे वैसे इसको अपन। और सेटिंग कंट्री हाउस इन रसिया, ए शॉर्ट कॉमेडिक प्ले अबाउट द मैरिज प्रपोजल बिटवीन इवान लोमोव एंड नटालिया स्टेफनो विच टर्न्स इनटू ए क्वारल ओवर ट्राइबल मैटर्स, ठीक है। मैरिज, ह्यूमन ईगो, प्राइड, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन एंड अदर ह्यूमर, ये इसमें अपनाए गए हैं कि वो जो है पहले आता है उसमें मतलब प्रपोज करने आता है जो है लोमोव इसको, और प्रपोज करने के बाद जो है उसको बताता है। पहले वो खुश होते हैं क्योंकि ये दोनों ही जो है अमीर हैं, लेकिन जो है इसमें अमीरी देखो, ये 35 साल का है, ये जो है लोमोव है, ये 25 साल की जो है नटालिया से शादी करना चाहता है। और मज़े की बात ये है कि इसका बाप भी राजी है जो चुबकोव है कि ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि ये हमारी जो है औकात का आदमी है और जो है हमारे लिए मतलब सही है, ऐसी घर से रिश्ता जोड़ना होता है ना। कई बार लोग केवल इस बात पे शादी कर देते हैं कि अच्छा परिवार है, लड़का कैसा भी हो कोई मतलब नहीं है, परिवार अच्छा है, पैसे वाला है तो शादी कर दो, तो वही सतायर किया गया है उन पे। ये फाइन एग्जांपल ऑफ चेकऑफ्स अर्ली ह्यूमरस स्टाइल है, हाईलाइट द ट्राइवियल कॉन्फ्लिक्ट, छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं कि जैसे कि कुत्ते की किस्में, एक कुत्ता है गैस और एक कुत्ता है स्क्वीजर, तो उनकी उस पर लड़ने लग जाते हैं कि कौन सा कुत्ता जो है बेहतर है। और एक इनमें जो है ऑक्सन मीडोज नाम की जगह है, उस पर इनका जो है ऑक्सन मीडोज, उस पे इनकी जो है काफ़ी देर झगड़ा हो जाता है कि जो वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो किसके हैं, वो तुम्हारी दादी ने दिए थे, वो नहीं नहीं हमारी दादी ने नहीं दिए थे, वो मेरी आंट ने तुमको दिए थे। तो ऐसी तरीके की बातें मतलब ट्राइवियल जो है तुच्छ बातों पे लड़ने लग जाते हैं और जो मुद्दा होता है असली मुद्दे से तो भटक जाते हैं। तो इस तरीके की, और बीमार आदमी है ये जो 35 साल का जो है ये चुबकोव है, ठीक है। इस तरीके की बातें इसमें अपन को मिल जाती हैं और तो कुछ नहीं है इसमें, ये बात आपको याद रखनी पड़ेंगी सारी, ठीक है। इसी के साथ अपनी जो ये क्लास पूरी हो जाती है। ये देखो मैंने पोएम्स करवा दी, ये आप कर सकते हो आराम से सीक्वेंस में, सारी की सारी 10 पोएम ये रही, और मैंने करेक्शन जहाँ कराए हैं वो थोड़ा सा देख लेना एक बार, है ना। बाकी तो सारे ठीक हैं, और जहाँ पे गलत है वो मैंने गलत करके सही करवा दिया है, उसको परेशान होने जैसी बात है नहीं कुछ भी, ठीक है। और आगे की बात अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ओके। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा मकबeth के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एक्ट वाइज सीन आपको याद होना चाहिए, जैसे डंकन का मर्डर कौन से एक्ट में हुआ है और चैम्बरलाइंस का मर्डर कब हो रहा है, बैंकों का मर्डर कौन से एक्ट में हो रहा है। जैसे कि मतलब एक्ट होता है मतलब 2.2, एक्ट 2 का सीन 2 जो है, एक्ट 2 सीन 2, उसमें उसका मर्डर कर देता है वो, डंकन का मर्डर है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रहनी चाहिए, डंकन का मर्डर है। और 2.3 में चैम्बरलाइंस को भी मार देता है वो, ठीक है। तो इस तरीके की जो है बातें आपको याद रखनी है, मतलब इसके एक्ट और सीन आप याद रख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है इसमें, है। और मतलब कौन से सीन में जो है वो प्लान बनाया जाता है उसको मारने का, इस तरीके की कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको याद रह जाएंगी वैसे तो, ठीक है। और आगे की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था इसमें डंकन का मर्डर जो मैंने बता दिया, ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग क्लास देख के निकल लेते हो भाई साहब, क्योंकि देखो ये चैनल आपको आगे तक काम देने वाला है। अभी आप सेकंड ग्रेड दो, उसके बाद मेरा जो है इस चैनल को बहुत मतलब ऊपर ले जाने तक का ड्रीम है, देखता हूँ कितना कर पाता हूँ मैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, धन्यवाद। और जो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, सारे आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ हैं, ठीक है। धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके।